हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो क्लास है वो सामाजिक विषय से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक क्लास होने जा रहा है। अगर हम बात करें आज की क्लास की, तो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक है भारतीय संसद। क्या होता है भारतीय संसद? भारतीय संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो इस पर मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया हूं। आप पहले उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित मैंने अपलोड कर दिया है। आपातकालीन इनकी शक्तियां क्या है, नियुक्ति संबंधी शक्तियां क्या हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो टॉपिक्स या पॉइंट्स बनते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, उन सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस कर दिया है। बहुत ही आसान शब्दों में आप उसे एक बार अगर वीडियो को देख लेते हैं तो सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा को अनुच्छेद 81 में, ठीक है, आर्टिकल 81 में इसे लोकसभा को रखा गया है। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो इसे निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? निम्न सदन इसे कहा जाता है, ठीक है। इसका एक और नाम है जिसे लोकप्रिय सदन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लोकप्रिय सदन कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए लोकसभा। और अस्थायी सदन कौन सा है? तो लोकसभा। निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा। तो इसके उपनाम हैं ये सब, आप इसे जानते रहिएगा। क्या होता है लोकसभा, पहले आप इसे समझ लीजिए। लोकसभा में जो एमपी होते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जितने होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। भारतीय संसद दिल्ली में है। अगर बात करें भारतीय संसद कहाँ पे है, तो वो दिल्ली में है। पूरे देश से जो सांसद चुन के जाते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। और इनका जो सांसद होते हैं, इनका जो निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा होता है, यानी कि जनता प्रत्यक्ष रूप से इनको निर्वाचित करती है और लोकसभा में इन्हें भेजती है। और लोकसभा में जाकर के ये विधि बनाने का कार्य करते हैं, विधि निर्माण में ये लोग सहयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है लोकसभा हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके कौन कौन से उपनाम हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम अगर बात करें लोकसभा के गठन की, तो लोकसभा का जो गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ था। 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में लोकसभा का गठन किया गया था। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं, इसको भी हमें जानना चाहिए। कभी कभी ये पूछता है कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं। तो मैक्सिमम सीट की अगर बात करें तो 552 सीटें हैं। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 552 सीटें हैं, लेकिन सभी सीटें भरी नहीं जाती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से सीटों पर निर्वाचन यानी कि निर्वाचित होकर के उम्मीदवार जाते हैं और किन किन सीटों पर मनोनीत होकर के जो सांसद होते हैं वो जाते हैं। यहाँ पर जो सांसद हैं वही जाएंगे, या तो वो निर्वाचित होकर के जाएंगे या तो वो मनोनीत होकर के जाते हैं, ठीक है। तो 550 निर्वाचन, 550 ऐसी सीट है जिस पर निर्वाचित होकर के सांसद जा सकते हैं। तो निर्वाचन के द्वारा कितने सांसद संसद में पहुँचते हैं या लोकसभा में पहुँचते हैं? तो 550। लेकिन इन 550 में 530 राज्यों द्वारा जाते हैं। 550 में कितने? 530 राज्यों के द्वारा जाते हैं और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जाते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पूरी सीट नहीं भरी जाती हैं। और जब केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पूरी सीट नहीं भरी जाती है तो कितनी सीट भरी जाती है? तो 13 सीट भरी जाती है। तो यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से 13 ही आते हैं। इस प्रकार 550 स्थान होते हुए भी कितने सांसद जो है लोकसभा में पहुंच पाते हैं? तो 13 केंद्र शासित प्रदेश से और 530 जो है राज्यों से। तो राज्यों से कुल कितने जाते हैं? 530। तो टोटल अगर हम जोड़ दें तो 543 निर्वाचित होकर के जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोकसभा में कितने सांसद निर्वाचित होकर के पहुंचते हैं? तो 543। यानी इस समय लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में तो आपका आंसर होगा 543। 2 सांसद ऐसे पहुंचते हैं जो मनोनयन के द्वारा पहुंचते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो वो जो 2 होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। 2 मनोनीत होते हैं। अगर हम 2 को जोड़ दें
543 प्लस 2 तो 545 हो जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं जो मनोनयन और निर्वाचन के दौरान भरी गई हैं? तो 545 सीटें हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समय लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं जो निर्वाचन या मनोनयन के द्वारा फिलअप की गई हैं या भरी गई हैं? तो 545 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हर पॉइंट पर कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने निर्वाचित हैं? तो 543। कुल कितने हैं? 545 हैं। अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो अधिकतम सीटें 552 हो सकती हैं। लेकिन निर्वाचन कितने पर होता है? 550 पर ही निर्वाचन हो सकता है। और 2 जो सीटें होती हैं वो एंग्लो इंडियन के रूप में भरा जाता है। अब बात आती है एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, इसको जानना जरूरी है। एंग्लो इंडियन यानी कि ऐसे अंग्रेज जो अब भारतीय हो चुके हैं, ठीक है, या ऐसे भारतीय जो पहले कभी अंग्रेज थे। तो ऐसे एंग्लो इंडियन की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, 700 या 800 के करीब बची हुई है, तो बहुत कम है। और ऐसे में 2 सांसद इनसे मनोनीत कर दिए जाते हैं। तो इस बार एक बिल पास किया गया है और जिसमें नेक्स्ट चुनाव के बाद से इन्हें हटा दिया जाएगा। जो 2 एंग्लो इंडियन है इनको भी माइनस कर दिया जाएगा। यानी कि कुल कितने सांसद लोकसभा में पहुंचेंगे? तो 543 निर्वाचित होकर के सांसद पहुंचेंगे और कोई मनोनीत सांसद वहां पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन अभी अगर वर्तमान सिनेरियो की बात करें, वर्तमान टाइम की बात करें, तो इस समय जो है 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत सदस्य हैं। और जो 2 मनोनीत सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन हैं। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? ऐसे भारतीय जो कभी पहले अंग्रेज थे और इस समय वो भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लिए हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहा जाता है। इनकी संख्या चूँकि बहुत कम है इसलिए अब इन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा, इनको स्थान इसमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात ये करते हैं कि इनका जो है चयन कैसे होता है। जो संसद वहाँ पे पहुँचते हैं या सांसद जो वहाँ पे पहुँचते हैं संसद में, उनका चयन कैसे होता है? तो आप ध्यान से देखिए, इनका चयन प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से चयन किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट जो है जनता इनको वोट देती है। जनता यानी जिसकी उम्र 18 साल हो गई हो, वे व्यक्ति, वे पुरुष या वे महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष है वो चुनाव में भाग ले सकता है, वो वोट कर सकता है या वोट देने का उसे अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो जाए वो वोट कर सकता है और वो डायरेक्ट वोट देता है एमपीज को या सांसद को। ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता जो है, इनकी जो योग्यता होती है सांसद की, इनकी जो उम्र होती है, उम्र 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। ध्यान से देखिएगा, उम्र योग्यता में 25 वर्ष की उम्र, 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? ये मानसिक रूप से संतुलित होना चाहिए, यानी कि मानसिक विकलांगता नहीं होनी चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो जिसकी उम्र 25 वर्ष होती है वो सांसद बन सकता है, यानी कि वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सदस्य बनने के लिए। कार्यकाल कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक सांसद जिसकी न्यूनतम उम्र सीमा होती है वो कितने वर्ष होती है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष ऐसे दे देता है। तो मिनिमम जो उम्र सीमा है वो 25 वर्ष निर्धारित किया गया है एक सांसद के लिए। तो इस चीज़ को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं राष्ट्रपति में बताया था मिनिमम जो आयु का क्राइटेरिया था वो 35 वर्ष था, तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। और लोकसभा का सांसद बनने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष जो होता है वो सभी सांसदों के द्वारा ही ये चुने जाते हैं अध्यक्ष। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। स्पीकर महोदय ही जो है लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। कभी भी अगर प्रतिनिधित्व करना है लोकसभा का तो वो स्पीकर ही करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर की अनुपस्थिति में जो अध्यक्ष करता है वो उपाध्यक्ष होता है। और
अध्यक्ष किसको त्यागपत्र दे सकता है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को त्यागपत्र दे देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकते हैं अगर आवश्यकता कभी पड़ जाती है, या अध्यक्ष जो होता है वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है। तो ये त्यागपत्र से संबंधित बात है। तो अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देते हैं? तो ये उपाध्यक्ष को, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष को कहते क्या है? स्पीकर कहा जाता है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है NMMS एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद ध्यान से देखिए, ये जो सांसद बन के जाते हैं, इन्हीं सांसदों में कुछ लोगों को मंत्री बना दिया जाता है और जो एक मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। इनका भी चुनाव जो है मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वो MP के सलाह, PM के सलाह से, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, या फिर राष्ट्रपति के प्रति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, ठीक है। और धन विधेयक पहले लोकसभा में पास होता है। ये भी क्वेश्चन चूंकि पूछा हुआ था, इस वजह से हम इसको भी मेंशन कर दिए हैं कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पास होता है। तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास किया जाता है, राज्यसभा में भेज दिया जाता है और 14 दिन का इसमें टाइम ले लिया जाता है। अगर राज्यसभा में पास नहीं होता है तो 14 दिन बाद ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा से पास हो गया है। तो कोई भी विधेयक अगर वो धन विधेयक है तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा? तो सबसे पहले वो लोकसभा में आता है। इस चीज़ को भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये थे लोकसभा से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जिसे मैं आपको बता दिया हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट्स थे जिसे आपको जानना चाहिए। इसकी कड़ी कहाँ से जुड़ी होती है? जब हम वोट देने जाते हैं, सांसद को वोट देते हैं, और वो सांसद कहाँ पर जाते हैं? वो सांसद दिल्ली में जाते हैं। दिल्ली में लोकसभा में वो सांसद बैठते हैं। इसे संसद भवन बनाया गया है, वहाँ पे ये लोग जाते हैं। तो इस तरह से जो है भारतीय संसद का एक पार्ट और ख़त्म हो गया है। तो 2 पार्ट हम लोगों ने फिनिश कर दिया है, एक राष्ट्रपति और दूसरा लोकसभा। अब हम बात करें अगर राज्यसभा की, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि टॉपिक है राज्यसभा। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। आज ये सारा कन्फ्यूज़न ही दूर कर दिया जाएगा कि राज्यसभा क्या होती है, उसमें कुल कितने सीटें होती हैं, उत्तर प्रदेश के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं राज्यसभा में। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस का आप आंसर अभी थोड़ी देर में पा जाएंगे। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए और अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम राज्यसभा। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा को अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। तो राज्यसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का प्रावधान किस में है? तो लोकसभा का प्रावधान अनुच्छेद 81 में है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा का प्रावधान अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसे उच्च सदन कहते हैं। इसे कौन सा सदन कहा जाता है? उच्च सदन कहते हैं, विशेषज्ञ सदन कहते हैं। इसमें ऐसे लोग आते हैं जो किसी भी फील्ड में, किसी भी ऐसे फील्ड में जिसमें महारत हासिल किए रहते हैं, ऐसे लोग इस सदन में पहुंचते हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे स्थान दिया जाता है राज्यसभा में। और यहाँ भी जो भी पहुँचता है वो भी सांसद ही होता है। जैसे यहाँ पर लोकसभा में जो लोग पहुँचते हैं वो सांसद होते हैं, ऐसे ही राज्यसभा में जो पहुँचता है वो भी सांसद होता है। बस अंतर ये होता है कि ये प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। और ये प्रत्यक्ष जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। इनको कैसे चुना जाता है, आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आप उसे जान जाएंगे। तो इसे विशेषज्ञ सदन इसीलिए कहा गया, विशेषज्ञ सदन, यानी विशेषज्ञों का ये सदन माना जाता है। तो विशेषज्ञ सदन हो गया। और ये अस्थायी सदन होता है। अब ये अस्थायी सदन क्यों होता है? इसके पीछे भी वजह है। अस्थायी सदन इसलिए होता है क्योंकि इसके हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य
अवकाश ग्रहण करते हैं। अब प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अगर अवकाश ग्रहण कर लेंगे तो जितने अवकाश ग्रहण करेंगे उतना ही चुनाव कर दिया जाता है, ठीक है, हर साल। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा में जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और हर दूसरे साल यानी कि 2 साल का कार्यकाल जैसे पूरा होता है 1/3 सदस्य बाहर हो जाते हैं और जितने सदस्य बाहर होते हैं उतने सदस्य आ जाते हैं। तो यानी कि जितने सांसद बाहर हुए उतने सांसद को फिर ला दिया जाता है। तो इस तरह से ये अस्थायी सदन हो गया। ये कभी न भंग होने वाला सदन है। लोकसभा भंग हो सकती है या भंग हो जाती है, बट राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि हर 2 साल बाद नए सांसद उसमें पहुंचते रहते हैं, हर 2 साल बाद पहुंचते रहते हैं, इसलिए ये कभी भंग नहीं होती है। तो इसी वजह से इसे क्या कहा गया है? अस्थायी सदन नाम दिया गया है। कौन सा सदन? अस्थायी सदन। अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसे अस्थायी सदन नाम दिया गया, क्योंकि ये भंग हो जाती है। हर 5 साल बाद चुनाव होता है, फिर नए सिरे से सरकार का गठन होता है या मंत्रिपरिषद का नए सिरे से गठन किया जाता है। तो इस वजह से जो है इसे अस्थायी सदन कहा जाता है, बट ये अस्थायी सदन है। और इसे उच्च सदन कहा जाता है, विशेषज्ञ सदन कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा को, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं इसको जाना जाए तो अधिकतम सीटों की जो संख्या है राज्यसभा में, आप ध्यान से देखें, राज्यसभा में जो सीटें हैं वो 250 सीटें हैं। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 250 सीटें हैं। अब इन 250 में कैसे बांटा गया है? तो 238 पर चुनाव के द्वारा होगा, यानी कि निर्वाचित होंगे, और 12 मनोनीत होंगे। लेकिन इनका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। जनता डायरेक्ट इनको वोट नहीं करती है। इनको वोट कौन करता है? इनको वोट जो है राज्यसभा और जितनी विधानसभाएं हैं, राज्यों की जितनी विधानसभाएं हैं, वे सभी विधानसभाओं के जितने एमएलएज होंगे, ठीक है, तो वो सारे विधायक इनको वोट करते हैं। तो सभी जगह की जितनी भी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के कौन वोट करता है? विधानसभाओं के जो विधायक होते हैं वो इनको वोट करते हैं, राज्यों के विधायक। अब बात करते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें तो 2 जगह जो है विधानसभा है। कहाँ कहाँ पे? एक दिल्ली में है और एक पुडुचेरी में है। तो दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो विधायक होंगे वो भी वोट करेंगे। और अब जो है अगर चुनाव होता है आगे, अभी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, वहाँ भी विधानसभा, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है और वहाँ के भी जो विधायक होंगे वो वोट करेंगे। अभी वहाँ पे चुनाव नहीं हुआ है, अभी वहाँ परिसीमन का कार्य संपूर्ण हुआ था, जिसके तहत 90 सीट जो है वो विधायकों के लिए निर्धारित की गई है। तो वहाँ के विधायक भी राज्यसभा में वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी इस तरह का चुनाव होता है तो वो वोटिंग करेंगे। तो अभी दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं और राज्यों के जो है विधानसभा के जो सदस्य हैं वो वोट करते हैं। तो ये चीज़ें आप जानते रहिए। इसमें कुल कितनी सीटें हैं? 250 सीटें हैं। निर्वाचन कितनी सीटों का होता है? 238 सीटों का होता है। 238 सीट पर निर्वाचन होता है और 12 मनोनीत किया जाता है। ये जो 12 मनोनीत करता है ये कौन करता है? 12 मनोनीत सदस्य जो होते हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा में 12 मनोनीत सीटें किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं सांसद इसमें? तो साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से के क्षेत्र से जो है जो विशिष्ट योगदान देने वाला व्यक्ति है उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है और उसे सांसद के रूप में राज्यसभा में भेज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, 200 ध्यान से देखें, 238 निर्वाचित होते हैं। अब इन 238 में 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। ध्यान से देखें, अगर हम बात करें 229 जो है राज्य से आ जाएंगे और 4 जो है 4 केंद्र शासित प्रदेश से आ जाएंगे, 3 दिल्ली का और 1 पुडुचेरी का।
और जम्मू कश्मीर जब सम्मिलित हो जाएगा तो वहाँ का भी आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी ऐसा नहीं है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश से और राज्यों से कुल कितने, 229 राज्यों से। इस तरह से कुल कितने निर्वाचित होकर के आते हैं, 233 निर्वाचित होकर के सदस्य इसमें पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए राज्यसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा 31 सीटें राज्यसभा के लिए फिक्स किया गया है। तो यूपी के लिए कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 31 हैं। ठीक है। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं। तो लोकसभा की बात करें तो कुल 80 सीट के लिए चुनाव उत्तर प्रदेश में, और ये सर्वाधिक है। 80 सीट लोकसभा में और 31 सीट राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, इसे आपको जानना चाहिए। अगर हम बात करें कि अखिल भारतीय सेवा संबंधी जो कोई भी प्रावधान, कोई भी बिल जो होता है वो सबसे पहले राज्यसभा में पास किया जाता है। जैसे यहाँ पर धन विधेयक पहले कहाँ पे पेश होता है, लोकसभा में, वैसे ही अखिल भारतीय सेवा के संबंधित जितने भी कानून होंगे वो सबसे पहले कहाँ पे पास होते हैं, सबसे पहले पेश होते हैं राज्यसभा में, और वहाँ से जब पास हो जाते हैं उसके बाद उसे लोकसभा में पास किया जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इसे भी आप जानते रहिएगा। और इसका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और अगर हम बात करें उम्र सीमा की, जैसे योग्यता की, तो उम्र सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। तो राज्यसभा का कोई भी सदस्य मिनिमम कितने उम्र का होना चाहिए, 30 वर्ष का होना ही चाहिए। तो इस तरह से आपको मैंने पूरा डिटेल बता दिया हूँ कि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कितना, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। बिल्कुल कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं इसके सांसद, और राज्यसभा के जो सांसद होता है वो उसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और उतने ही सदस्य जो है चुन लिए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं, 12 सदस्य चुने जाते हैं। किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में। तो इस तरह से जो है 12 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अब कुल कितने सीटों पर निर्वाचन होता है, 233 सीट पर, जिसमें 229 राज्यों से आते हैं और 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। तो इस तरह से जो है आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी संसद से संबंधित। तो संसद की अगर हम बात करते हैं तो संसद की कुल कितने अभिन्न अंग होते हैं, 3 अभिन्न अंग होते हैं। पहला कौन सा है, राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। तो इस तरह से इनकी क्या क्या प्रावधान थे, इन सारी चीज़ों के जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, सारा मैंने डिस्कस कर दिया है। आप इस वीडियो को खूब ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ में आया, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा जितने भी नोटिफिकेशन आगे आए वो आपको आसानी से आप तक पहुंच जाएं और आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। ओके, थैंक यू।